नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे नए वीडियोज को नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचते रहें। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की इस क्रम में हम लोग आज इंडियन पॉलिटी में भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। सभी व्यूअर से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं हम। तो इसमें पहला पॉइंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। कुंजी कहा जाता है। जैसे हमारे भारतीय संविधान की भाषा अगर कहीं संदिग्ध है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए संविधान की व्याख्या करने के लिए संविधान के किस भाग की हेल्प लेता है, सहायता लेता है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की सहायता लेता है। इसलिए प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है, चाबी कहा जाता है। जिस प्रकार से किसी लॉक को खोलने के लिए किसी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से संविधान रूपी ताला, संविधान रूपी असंदिग्ध भाषा, संविधान रूपी संदिग्ध भाषा को स्पष्ट भाषा के रूप में कन्वर्ट करने के लिए प्रियम्बल की हेल्प ली जाती है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहा जाता है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के अंदर से अगर आत्मा को निकाल दिया जाए तो वो व्यक्ति छितजल पावक गगन समीरा हो जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो व्यक्ति अस्तित्वहीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे संविधान संविधान से प्रस्तावना को निकाल दिया जाए तो हमारा संविधान अस्तित्वहीन हो जाएगा। यानी हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कोई उद्देश्य नहीं बचेगा। प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं के उद्देश्य, स्वरूप, प्रकृति, उद्देश्य, स्वरूप, प्रकृति प्रतिबिंबित होती है। प्रतिबिंबित होती है। भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है, स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, आदर्श क्या है। किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हमको आइडियोलॉजी पता करना है, उसका एम पता करना है कि संविधान बनाने वाले लोग कैसा संविधान बनाना चाहते हैं, उसका नेचर पता करना है, तो इसका इमेज, इसका प्रतिबिंब हमको कहाँ देखने को मिलता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में समस्त शक्तियों का स्रोत या केंद्र बिंदु क्या है? तो भारत में समस्त शक्तियों का स्रोत, भारत में समस्त शक्तियों का स्रोत, भारत में समस्त शक्तियों का स्रोत या केंद्र बिंदु हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता है। हम भारत के लोग अर्थात भारत की
जनता है, जनता। भारत में जनता क्या है? भारत में जनता जनार्दन है, जनता विष्णु का अवतार है। जिसको चाहे लोकतंत्र का, जनता भारत में सारी शक्तियों का स्रोत होती है। जनता को सरकारें बनाने और गिराने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना के प्रारूप की। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप किसने बनाया? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप, भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप पंडित जे.एल. नेहरू के द्वारा बनाया गया। जे.एल. नेहरू के द्वारा भारत की संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप कौन बनाया? पंडित जे.एल. नेहरू। पंडित जे.एल. नेहरू ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के फॉर्मेट को बनाया और संविधान की प्रस्तावना जे.एल. नेहरू के द्वारा संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर के भारत के संविधान की प्रस्तावना बने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल बने, है ना। भारत के संविधान की भाषा, भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। वो एक अलग विषय है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए वाद। बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारे वाद भारत की संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं, पहला वाद मदन गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। मदन गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मदन गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1957, 1957। दूसरा मुकदमा बेरूवाड़ी वाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना के कुछ वाद हैं, संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ मुकदमे हैं। पहला मदन गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1957 में एक वाद आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रश्न लाया गया कि भाई संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना और कहा कि इसमें विधायिका संशोधन नहीं कर सकती है, इसमें विधायिका संशोधन नहीं कर सकती है। यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग भी नहीं है और इसमें विधायिका संशोधन नहीं कर सकता है, इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। दूसरा बात बेरूवाड़ी वाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें प्रस्तावना को कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो है लेकिन विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। इसके बाद अगला वाद आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग भी है और विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है, विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन विधायिका इसमें ऐसा संशोधन कर सकती है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट व्यवस्थापिका इसमें ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे भारत के संवैधानिक ढांचा मजबूत हो, जिससे भारत के संविधान का ढांचा मजबूत हो। सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है, नकारात्मक संशोधन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का वाद आया। इस वाद में कहा गया कि
प्रस्तावना संविधान का भाग भी है और विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है, यानी कि एज इट इज ऑर्डर जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया गया उसको फॉलो किया गया बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारत का इतिहास का अब तक सबसे बड़ा मुकदमा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 13 जजों की एक बेंच बनाई गई और 13 न्यायाधीशों की बेंच ने 13 न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। बेसिक है ना, थ्योरी दी, यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द, उनके बारे में हम लोग विचार विमर्श करते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। अब हम लोग बात करते हैं भारत कैसा राष्ट्र है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता और क्या क्या दिया गया है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत कैसा राष्ट्र है? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, है ना। किस कंट्री को हम सोवरेन कंट्री कहते हैं? तो आप लोग याद रखना, ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने में, आंतरिक एवं बाह्य फैसले लेने में, आंतरिक एवं बाह्य फैसले लेने में आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भर हो। ऐसा कंट्री जो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट के साथ खुद डील करता हो, जिसकी फॉरेन पॉलिसी किसी दूसरे देश से अफेक्टिव ना हो, ऐसा कंट्री सोवरेन कंट्री कहलाता है। तो इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री क्योंकि इंडिया अपने एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट के साथ डील करने का पावर रखता है, क्षमता रखता है। ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक और बाह्य फैसले खुद ले, उसको हम कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि सोवरेन कंट्री। उसके बाद दूसरा शब्द समाजवादी। भारत कैसा राष्ट्र है? भारत एक समाजवादी राष्ट्र है। समाजवादी राष्ट्र कैसा राष्ट्र होता है? ऐसा राष्ट्र जहां पर सभी प्रकार के संसाधनों पर, जहां पर सभी प्रकार के संसाधनों पर, ऐसा राष्ट्र जहां पर सभी प्रकार के संसाधनों पर, सभी प्रकार के संसाधनों पर जनता का स्वामित्व होता है, जनता का स्वामित्व होता है, जनता का स्वामित्व होता है। यानी जहां के सभी प्रकार के रिसोर्सेस जनता के पास होते हैं। अब सारे संसाधन जनता के पास तो हो नहीं सकते हैं, तो जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट के पास होते हैं। ऐसे राष्ट्र को हम कहते हैं समाजवादी राष्ट्र। इंडिया इज ए सोशलिस्टिक कंट्री क्योंकि भारत में सभी प्रकार के रिसोर्स का स्वामित्व किसके पास होता है? जनता के पास होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया में क्या है? इंडिया में डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है वो सबसे अच्छी डेफिनेशन दी है अब्राहम लिंकन ने। लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जहां पर जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। डेमोक्रेसी इज द सिस्टम टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो हमने लोकतंत्र की आप लोगों को परिभाषा बताई कि लोकतंत्र शासन की वह व्यवस्था है जहां पर जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं गणतंत्र। इंडिया एज ए रिपब्लिक कंट्री, इंडिया एज ए रिपब्लिक कंट्री, कैसे राष्ट्र को हम रिपब्लिक कंट्री कहते हैं? तो ऐसा राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना हो, ऐसा राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना हो, उस राष्ट्र को हम गणतंत्र कहते हैं। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है इंडिया का प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति, और भारत में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। यही कारण है कि भारत क्या है? इंडिया एक गणतंत्र है। भारत में क्या है? गणतंत्र है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले शब्द की, और अगला शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष। इंडिया कैसा राष्ट्र है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब क्या होता है? इंडिया में सेकुलर है ना, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कैसा राष्ट्र होता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ऐसा राष्ट्र होता है जहां पर सरकार का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है, बल्कि सरकार की गोदी में, बल्कि सरकार सभी धर्मों को समान भाव से देखती है और सभी धर्मों के साथ समान संरक्षण का व्यवहार करती है। ऐसे राष्ट्र को हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। तो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अखंडता। इंडिया में इंटीग्रिटी है, और इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। ऐसा राष्ट्र जिसके और खंड ना किए जा सके, ऐसा राष्ट्र जिसके और खंड ना किए जा सके, जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, उस राष्ट्र को हम अखंड राष्ट्र कहते हैं। तो इंडिया में क्या है? भारत में अखंडता है, यानी भारत से अब कोई दूसरा भारत तो नहीं बन सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से दूसरा कोई अलग प्रांत बन सकता है, ऐसा जरूर हो सकता है। तो अखंडता का मतलब इंटीग्रिटी से है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब न्याय की। भारत के संविधान में कितने प्रकार के मूलभूत तत्व दिए गए थे? हम लोगों ने भारत के संविधान की प्रस्तावना के मूलभूत तत्वों के बारे में बात करी। भारत को हम कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को कैसा कैसा न्याय देना चाहते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में कितने प्रकार का न्याय, भारत के संविधान की प्रस्तावना में और भारत के संविधान में कितने प्रकार का न्याय दिया गया है। भारत के संविधान में 3 प्रकार का जस्टिस दिया गया है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में 3 टाइप्स का जस्टिस दिया गया: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। सामाजिक न्याय यही है कि अगर ओबीसी इंडिया के अंदर 52% है तो पूरे ब्यूरोक्रेसी में हर दूसरा व्यक्ति बैकवर्ड का होना चाहिए। अगर एससी की आबादी 25% है तो हर चौथा व्यक्ति एससी का होना चाहिए। यह सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय क्या है? जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, भारत का संविधान बनाया, तो उस समय उन्होंने एक बात कही कि शारीरिक श्रम करने वाला और मानसिक श्रम करने वाली की पारिश्रमिक देयता जो होगी उसमें जो अंतर होगा वो 19-20 का होगा। इतना बड़ा अंतर कभी भी नहीं हो सकता है कि जिसको सहन ना किया जा सके। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय है कि राजनीति में भी लोगों की आबादी के हिसाब से उसकी भागीदारी हो, यानी कि हर दूसरा व्यक्ति सांसद, विधायक अगर हो तो बैकवर्ड का हो, क्योंकि बैकवर्ड इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता की, लिबर्टी। कितने प्रकार की इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम दिया गया है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, कितने प्रकार की लिबर्टी दी गई है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कितने प्रकार की लिबर्टी दी गई है भाई?
हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल 5 टाइप का फ्रीडम हम लोगों को देता है। विचार है ना, विचार का मतलब होता है लिबर्टी थॉट, यानी कि हमको सोचने की आजादी दी है, हमें अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देता है। राइट टू एक्सप्रेशन, हमको अभिव्यक्ति की आजादी देता। अभिव्यक्ति, व्यक्ति कई प्रकार से अभिव्यक्ति देता है, कोई लिख करके अभिव्यक्ति देता है, कोई पेंटिंग से अभिव्यक्ति देता है, कोई फूल दे के अभिव्यक्ति देता है, कोई लिख के अभिव्यक्ति देता है, कोई इशारे से अभिव्यक्ति देता है। तो अभिव्यक्ति कई प्रकार से दे सकता है। बिलीफ, विश्वास, आप किसी पर विश्वास कर सकते हैं, ये आपको आज़ादी दी गई है। धर्म, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उपासना, आप किसी भी पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, लेकिन आपकी जो पूजा पद्धति हो, आपका जो वर्शिप सिस्टम हो, वो हिंसात्मक ना हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं समानता की। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल कितने प्रकार की इक्वलिटी की बात करती है? तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में 2 प्रकार की समानता की बात करी गई है। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, यानी क्वालिटी, हम लोग किसके, हम अपने स्टेटस को मेंटेन रख सकते हैं और हमको समान अवसर मिलेगा, ये भी बात की गई है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, स्टेटस एंड ओकेजन, इसके सामने हम लोगों को इक्वलिटी दी गई है। तो ये सारी बातें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से बाहर निकल करके आती हैं। तो भाई हम आप लोगों से पूछते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के द्वारा कैसे प्रावधानों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो ऐसे प्रावधानों में संशोधन नहीं किया जा सकता है जो प्रावधान स्पष्ट हैं, यानी जिनकी भाषा स्पष्ट है, जिनकी भाषा संदिग्ध नहीं है, उनमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। जिनकी भाषा स्पष्ट है उनमें संशोधन नहीं कर सकते। हम प्रस्तावना के द्वारा, संविधान की प्रस्तावना के द्वारा हम संविधान के ऐसे भागों में संशोधन नहीं कर सकते जिससे संविधान का मूलभूत ढांचा ढह जाए। इंडिया की जो बेसिक थ्योरी है, भारतीय संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो ढह जाए। किसमें संशोधन हम नहीं कर सकते। तो आप लोग याद रखना, भारत की प्रस्तावना के द्वारा हम भूभागीय अखंडता, हम देश की एक भी इंच जमीन के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते हैं, उसको हम बेच नहीं सकते हैं। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं द्विसदनीय विधानमंडल, यानी प्रस्तावना के द्वारा हमारा द्विसदनीय जो विधानमंडल है, इसको संशोधन करके एक सदनीय नहीं बनाया जा सकता। तीसरी बात हम लोग बात करते हैं न्यायिक समीक्षा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा, क्योंकि भारत का संविधान भारत की गवर्नमेंट को संप्रभु सरकार का स्टेटस नहीं देता है। भारत के गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले सारे कार्यों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। नंबर 4, स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश की न्यायपालिका कैसी है? हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है और स्वतंत्र न्यायपालिका के कॉन्सेप्ट को भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के द्वारा किसी भी प्रकार से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यायिक समीक्षा हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, द्विसदनीय विधानमंडल हो गया, भूभागीय अखंडता हो गई। इसके अलावा और भी हम किसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं? तो भूभागीय अखंडता में नहीं कर सकते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल हो गया, न्यायिक समीक्षा हो गई, और एक शब्द और है जिसका नाम है संप्रभुता। हम संप्रभुता के साथ
भी किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो सोवरेंटी होती है, जो संप्रभुता होती है, वो भारत की जनता में निहित होती है, भारत की सरकार में निहित नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार लोगों के लिए होती है, लोग सरकार के लिए नहीं होते हैं। तो लोगों को जो सोवरेंटी दी गई है उसमें भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि संविधान की भाषा जहां संदिग्ध होती है, माननीय उच्चतम न्यायालय कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए उस भाषा को स्पष्ट भाषा के रूप में बदलने के लिए प्रस्तावना का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जहां संविधान की भाषा स्पष्ट है वहां किसी भी प्रकार का संशोधन प्रस्तावना के द्वारा नहीं किया जा सकता है। और ये बेसिक थ्योरी है जो हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है, इस ढांचे में संशोधन किसी भी प्रकार से कभी भी नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल यहीं पर पूर्ण होता है। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप हमारा वीडियो स्किप किए बिना देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। जहां पर कोई आपको क्वेरीज है, क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। और हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने मित्रों के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उनके साथ शेयर करें। इस चैनल पर सारे इंडियन पॉलिटी के जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक को पढ़ाया जाएगा विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इसी के साथ हम आज के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।